हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में। ये क्वेश्चन मुझसे अभी रिसेंटली अमेजोन में पूछा गया था 3 मंथ्स बैक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। लीड कोड के बारे में रिक्वायरमेंट्स पहले गैदर कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। मेरे से जो पूछा गया था वही स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम विजिबल होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे क्लिक करने पे सी फुल प्रॉब्लम एंड कोड। ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट थी सपोर्ट कॉम्पिटिशंस। लीड कोड पे कंपटीशन होते हैं ना, और ये बोला गया था कि 100K यूजर तक आ सकते हैं एक कंपटीशन पे। ठीक है। उसके बाद अभी और भी एक रिक्वायरमेंट बोली गई थी, सबमिट सॉल्यूशन एंड सी रिजल्ट। ठीक है। ये थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी यार मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू अप्रोच एनी जनरल हाई लेवल डिजाइन क्वेश्चन, उसके स्टेप्स ही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो उसका पहला स्टेप था बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन। अब मैंने अगेन बताया था कि आपको बार बार बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको अज्यूम कर लेना है और इंटरव्यूअर को बता देना है। अगर इंटरव्यूअर थोड़ा ज़्यादा यूजर कम यूजर चाहता होगा तो वो आपको उसी टाइम पे बता देगा। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि यार 100K डेली एक्टिव यूजर है, कैलकुलेट करके आप पर सेकंड निकाल लो कितने आएंगे। ठीक है। तो कुछ भी इमेजिन कर लो नंबर, यहाँ सपोज कर लो हम लोग ले लेते हैं कि कुछ 4K पर सेकंड। ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पे आपका खत्म। अभी दूसरा स्टेप था आपका एपीआई डिजाइन की। क्या क्या आपको एपीआई की लिस्ट चाहिए होगी, तो एक बार उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम्स की लिस्ट देखनी है। तो एक एंड पॉइंट तो आपको चाहिए होगा स्लैश प्रॉब्लम्स करके, जो कि होगा गेट का। ठीक है। उसके बाद एक आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्लिक करोगे तो उसको भी देखना है, उसके लिए एक एंड पॉइंट होगा गेट का स्लैश प्रॉब्लम। ठीक है। यहां पे ले लेंगे अंडर स्कोर प्रॉब्लम आईडी। अब ये पाथ पैरम में मैं क्यों ले रहा हूं, मैं चाहूं तो उसको क्वेरी पैरम ले लूं, बॉडी पैरम में ले लूं। तो पहली बात तो गेट रिक्वेस्ट में बॉडी पैरम होती नहीं है। क्वेरी पैरम और पाथ पैरम में ये डिफरेंस है कि जो पैरम आपको फॉर श्योर भेजना ही होता है एंड पॉइंट में, वो आप पाथ पैरम में भेजते हो, और जो ऑप्शनल होता है वो क्वेरी पैरम में भेजते हो। फॉर एग्जाम्पल पेजिनेशन में कौन से पेज का कौन सा रो देख रहे हो वगैरह वगैरह वाली चीजें हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेरी पैरम में भेजते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा कि कब हमें क्वेरी पैरम यूज करना है, कब हमें पाथ पैरम यूज करने हैं। शॉर्ट में यही है कि फॉर श्योर पैरामीटर हमेशा पाथ पैरम या बॉडी पैरम में जाते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर क्वेरी पैरम में जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं एक और एंड पॉइंट जो हमें चाहिए होगा, वो कोड सबमिशन के लिए होगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट का एंड पॉइंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्लैश सबमिट। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आईडी, अब क्वेरी पैरम में यूजर की आईडी। ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को कमेंट में आप लोग बताओ, अभी मैंने आपको बोला था कि जो हमें ऑप्शनल पैरामीटर चाहिए होते हैं वो हम लोग क्वेरी पैरम में भेजते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम को कोई सबमिट कर रहा है तो वो पक्का कोई यूजर ही होगा, तो यानी कि ऑप्शनल पैरामीटर तो हुआ नहीं है, तो फॉर श्योर हुआ। उसको क्वेरी पैरम में हम लोग क्यों यूज कर ले रहे हैं। ठीक है। चाहो तो आप इन दोनों को बॉडी पैरम में भी भेज सकते हो, बट कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने फॉलो किया है। यूजर आईडी आप कमेंट में बताना। ठीक है। ये एंड पॉइंट हो गए मेरे। अब आते हैं और क्या सिस्टम में आपको चाहिए होगा। एक आपको चाहिए होगा कंपटीशन सपोर्ट करने के लिए एंड पॉइंट। तो उसमें भी क्या होगा, आपका गेट का एंड पॉइंट होगा स्लैश कंपटीशन। ठीक है। तो कंपटीशन सारे आ जाएंगे। उसके बाद किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में क्लिक करोगे, उसके लिए गेट का एंड पॉइंट बन जाएगा स्लैश कंपटीशन स्लैश उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक कंपटीशन की आईडी होगी। इससे सारे लिस्ट ऑफ कंपटीशन आ जाएंगे, उनमें से कोई एक आप सिलेक्ट करोगे, उसकी आईडी यहाँ पे जाएगी और ये एंड पॉइंट कॉल होगा, जिसकी वजह से आपको उस कंपटीशन की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आते हैं उस वीडियो में जो मैंने थर्ड स्टेप बताया था, हाउ टू अप्रोच एनी हाई लेवल डिजाइन क्वेश्चन। थर्ड स्टेप में था जब आप इतना लिख लोगे ना, अब आपको सोचना है कि क्लैरिफिकेशन मांगने हैं। तो यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इजी में माना जाता है, इसमें आप क्लैरिफिकेशन क्या ही मांग सकते हो, सोच के देखो।
एकदम इसमें कुछ कंकरेंसी वनकरेंसी हो भी नहीं सकती, क्योंकि हर यूजर का अलग अलग सॉल्यूशन वो सबमिट करेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये यूजर है, इसने एक सॉल्यूशन सबमिट किया, डेटाबेस में कुछ कॉमन डेटा है जिसको मल्टीपल लोग एक टाइम पे एडिट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर यूजर का, भाई ये डेटाबेस है, यूजर 1 का सॉल्यूशन यहाँ होगा, यूजर 2 का यहाँ होगा, यूजर 3 का यहाँ होगा। यूजर 1 का सॉल्यूशन केवल यूजर 1 ही एक्सेस करेगा और एडिट करेगा, यूजर 2 का वो एक्सेस करेगा या एडिट करेगा। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सेम डेटा पे मल्टीपल यूजर राइट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आधी तो यहीं से सॉल्व हो गई, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, कुछ भी ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं जो आपको क्लैरिफाई करने लायक हो, ठीक है। अब चलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। ये तो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, अब आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। तो NF यहां लिख देता हूं, नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल के टाइम में आपको कैप थ्योरम सबसे पहले स्पेसिफाई करनी होती है। कैप थ्योरम क्या कहती है कि सिस्टम में पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही। अच्छा, ये टर्म्स ना शायद आपको समझ में ना आते हो, पार्टीशन टॉलरेंस क्या है वगैरह वगैरह, तो आप मेरी थ्योरी की सीरीज जरूर खत्म कर लेना, वरना ये सब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो यहाँ पे बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा पार्टीशन टॉलरेंस क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हथियार मैंने सारे थ्योरी में पढ़ा दिए थे, यहाँ सीधा युद्ध लड़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, कैप थ्योरम में पार्टीशन टॉलरेंस तो होगा ही, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एवरी रीड शुड हैव लेटेस्ट राइट डेटा। मतलब यहां पे एक डेटाबेस इंस्टेंस है, यहां पे एक डेटाबेस इंस्टेंस है, यहां पे एक डेटाबेस इंस्टेंस है। जो टेबल्स यहां पे हैं वही टेबल्स यहां पे भी हैं, वही टेबल्स यहां पे भी हैं। किसी पर्टिकुलर टेबल की पर्टिकुलर रो को यहां पे आपने कोई राइट किया और आप अभी यहां पे उसको रेप्लिकेट करा रहे हो, ये सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है मैंने। रेप्लिकेट करा रहे थे, हुआ नहीं था, उसी टाइम पे एक रीड रिक्वेस्ट चली गई इस इंस्टेंस पे। अब इस रीड रिक्वेस्ट को तो पुराना डेटा मिल जाएगा, तो यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं है सिस्टम में, ये होती है कंसिस्टेंसी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिस्टम आपका परमानेंटली डाउन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले ही थोड़ा सही से डेटा ना है, बट अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर नोड गई या एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आपके पूरे सिस्टम डिजाइन का गया तो पूरा सिस्टम ही उड़ गया, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही मेट नहीं हुई, उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो अब लीड कोड में आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत कहां पड़ सकती है? लीडर बोर्ड में। हो सकता है ये एक लीडर बोर्ड हो जहां पे सारे यूजर्स का दिखा रहे हो कि कौन अभी टॉप पे चल रहा है कंपटीशन में। किसी यूजर ने सबमिट किया सॉल्यूशन, उसका स्कोर बहुत अच्छा था, अब उसको टॉप पे आना चाहिए, बट लीडर बोर्ड में हो सकता है 2-3 सेकंड बाद डेटा दिखे। तो ठीक है यार, इसमें क्या ही दिक्कत है, रन टाइम पे लीडर बोर्ड थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा। गेमिंग एप्लीकेशंस में भी यही होता है, हर जगह यही होता है, 2-3 सेकंड बाद अपडेट हो जाएगा। थोड़ी कंसिस्टेंसी ना भी हो सिस्टम में चलेगा, बट अगर सिस्टम में अवेलेबिलिटी नहीं हुई तब दिक्कत हो जाएगी। मान लो कंपटीशन बीच में चल रहा था, एक नोट डाउन हुई, पूरा कंपटीशन ही बैठ गया, डेटा लॉस हो गया, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अवेलेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंसिस्टेंसी, ठीक है। दूसरी बात हम लोग क्या लेके चल सकते हैं कि लीड कोड में यार आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। सिक्योरिटी के ध्यान का क्या मतलब है? ये यूजर है, इसने कुछ कोड सबमिट किया, अब उस कोड को आप अपने सर्वर्स में चला के चेक करोगे ना टेस्ट केसेस के अगेंस्ट, तो बेसिकली आप किसी और का कोड अपने सर्वर पे चला रहे हो। सपोज उस कोड में उसने कुछ मैलिशियस कोड लिख दिया, या सपोज करो उस कोड के अंदर से कोई HTTP कॉल हो रही थी किसी मैलिशियस वेबसाइट से, और वो वेबसाइट रिस्पॉन्स में कोई मैलिशियस फाइल डाउनलोड करवा दे रही थी। तो अब ये कोड चल रहा है आपके सर्वर के अंदर, तो आपका सर्वर बैठ जाएगा ना अगर ये मैलिशियस कोड चल गया उसमें, तो उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। अब आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये सिक्योरिटी कैसे देखी जाती है। एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोलेशन, जो किया जाता है डॉकर कंटेनर या VM की मदद से, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? स्केलिंग। तो एट अ टाइम कंपटीशन में 100K यूजर आने चाहिए, तो यानी कि 100K कनेक्शंस हैंडल करनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन। एट अ टाइम पे 100K कनेक्शंस हैंडल हो जाने चाहिए, बन जाने चाहिए आपकी ऐप में। और चौथा मैंने आपको बता दिया था कि
एकदम कंसिस्टेंट तो लीडर बोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन नियर रियल टाइम लीडर बोर्ड। ठीक है, ये थी हमारी नॉन फंक्शनल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब चलते हैं अगले स्टेप में। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्केलिंग के बारे में भूल जाओ, अभी सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे ऐसा सिस्टम बनाओ, बाद में हम उसको स्केल अप करेंगे। तो चलिए उसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं उस आर्किटेक्चर के बारे में। तो यार समझो, ये एक, आपको क्या लगता है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि जितने भी सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन होते हैं वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, क्लाइंट लेयर, सर्विस लेयर, डेटाबेस लेयर। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में कौन सी लेयर्स में आपको फोकस करना है? हर क्वेश्चन किन्हीं भी 2 लेयर में बिलोंग करता है, तीनों लेयर में बिलोंग के लिए ऐसा सिर्फ स्टाफ कैंडिडेट से पूछा जाता है क्वेश्चन, हम लोगों से 4 साल 3 साल 5 साल से नहीं पूछा जाता है। तो देखो यार, मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस कुछ और भी हो सकता है, मैंने जो बताया था मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि क्लाइंट साइड पे क्या हमें कुछ काम करना है। क्लाइंट साइड पे काम क्या क्या होते हैं? टीएलएस एसएसएल सर्टिफिकेट, डीएनएस, सीडीएन या वेब सॉकेट या प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको लग रहा है सिस्टम में बनाने के लायक? मैं बताता हूँ। हमने बोला था कि हमें लीडर बोर्ड चाहिए, लीडर बोर्ड नियर रियल टाइम चाहिए, लेकिन पूरा रियल टाइम नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लो स्टॉक वगैरह की एप्लीकेशन होती है जिसमें जैसे ही स्टॉक का डेटा अपडेट हुआ तुरंत आपको एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, बिकॉज स्टॉक लोग तुरंत खरीदते हैं, तुरंत बेचते हैं, सेकंडों में काम होता है, वहां पे हमको वेब सॉकेट वगैरह इंप्लीमेंट करना पड़ता। तो वो क्वेश्चन क्लाइंट लेयर का हो जाता, उसमें क्लाइंट लेयर में हमें काम करना पड़ता। बट यहाँ पे आपको नियर रियल टाइम लीडर बोर्ड चाहिए, क्योंकि उस लीडर बोर्ड के बेसिस पे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है। यूजर जो आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं वो कोई क्विक एक्शन नहीं ले रहे हैं रियल टाइम लीडर बोर्ड के बेसिस पर। तो उसमें हमने बोला था कि 1-2 सेकंड लेट भी हो जाए तो चलेगा, इसलिए क्लाइंट लेयर पे तो वेब सॉकेट वगैरह यहाँ पे सिस्टम में लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि जरूरत नहीं है तब भी हम लगा देते हैं, नियर रियल टाइम लीडर बोर्ड बन जाएगा। तो नहीं, वेब सॉकेट के सिर्फ एडवांटेज नहीं होते हैं, उसके कुछ फिक्स डिसएडवांटेज भी होते हैं जो आपको सोच के चलने ही पड़ेंगे। वो आगे वीडियो में बताऊंगा कि वेब सॉकेट के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। भाई देखो, कोई सिस्टम अगर आप यूज कर लो, ऐसे समझ लो वेब सॉकेट के ना इतने डिसएडवांटेज तो फिक्स है। अब जो एडवांटेज वो ब्रिंग कर रहा है, इफ दे कैन ओवरकम द डिसएडवांटेजेस तभी वेब सॉकेट को यूज करते हैं। वेब सॉकेट के कुछ डिसएडवांटेजेस है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सर्विस लेयर, तो मैंने क्या बताया था? सिक्योरिटी, कि किसी और का कोड आप अपने सिस्टम पे चला रहे हो, कुछ मलिशियस कोड होगा तो आपके सिस्टम में वो मेमोरी लीक्स कर सकता है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन कर सकता है। ये सब टर्म्स मैंने थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, ना समझ में आए तो बता देना, कमेंट में बता दूंगा। आपके सर्वर को बैठा सकता है वो कोड। तो इस वजह से क्लाइंट मतलब सर्विस लेयर पे हमें जो आपके सर्वर है, सर्वर सर्विस लेयर में बिलोंग करते हैं ना, उनमें सिक्योरिटी लगानी है। तो फॉर श्योर सर्विस लेयर के बारे में तो सोचना ही है इस क्वेश्चन में। तीसरी चीज अभी आपको शायद ना समझ में आए और आपको अभी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, आगे आप समझ जाओगे कि डेटाबेस लेयर पे भी इसमें हमें काम करना है, क्योंकि बहुत हैवी क्वेरीज होंगी लीडर बोर्ड दिखाने के लिए। तो अगर उतनी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे ना डेटाबेसेस पे तो वो बहुत हैवी होंगी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए हमें डेटाबेस लेयर पे काम करना है। इट्स ओके इन अ इंटरव्यू आपको सिर्फ एक लेयर तो समझ में आ ही जानी चाहिए जिसपे हमें काम करना है, बाकी ऑन टॉप ऑफ इट एक एक्स्ट्रा लेयर जिसपे काम करना होगा वो फ्यूचर में आप जब स्केल करोगे सिस्टम तब आपको पता लग जाएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेसिक आर्किटेक्चर, बिना स्केलिंग को ध्यान में रखते हुए, जो फंक्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो बड़ा सिंपल है यार, देखो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये सिंपल हो गया क्लाइंट का ब्राउजर। ठीक है, और ये हो गई आपकी नॉर्मल सर्विस, इसको हम लोग बोल देते हैं मेन सर्विस। ठीक है, लोड बैलेंसर एपीआई गेटवे अभी आपको नहीं बनाने हैं क्योंकि हम एक बेसिक आर्किटेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, वर्बली आपको बता देना है हियर वी विल हैव अ लोड बैलेंसर एंड एपीआई गेटवे, अभी के लिए बनाना मत। ठीक है, अब सोच के देखो पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या थी? आपको चाहिए लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो कहाँ स्टोर होंगी? डेटाबेस में। तो एक आपको डेटाबेस तो चाहिए,
ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम का एपीआई यहाँ से कॉल होगा, सिंपली सर्विस डेटाबेस पे जाएगी, प्रॉब्लम उठाएगी, वापस लाके दे देगी। अब यहाँ पे यूजर को सारी प्रॉब्लम दिख रही है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वो क्लिक करेगा, अगेन ये वाली एपीआई कॉल होगी, उस प्रॉब्लम की आईडी जाएगी। भाई जब पहली वाली एपीआई ये वाली कॉल हुई थी, सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट आपको मिली थी, तो डेटाबेस में जब लिस्ट आई होगी तो हर एक प्रॉब्लम की आईडी भी आई होगी। अब जब यूजर क्लिक करेगा तो वही आईडी भिजवाएगा इस एंड पॉइंट में, और डेटाबेस से हम उस प्रॉब्लम का पूरा जो डेटा है वो लाके दे देंगे। प्रॉब्लम के डेटा में क्या क्या आएगा? प्रॉब्लम के डेटा में सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आएगा, दैट्स ऑल। तो कुछ यहाँ पे कंप्रेशन वम्प्रेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन कितना ही बड़ा होता है, फ्यू केबीज। ठीक है, अब आते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट में, कोड सबमिट कराना। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, तो यूजर को अपनी स्क्रीन में दिख रहा है पूरा कोड। ठीक है, अब देखो, सपोज करो उसने कोडिंग कर दी, कोडिंग करने के बाद सबमिट किया, और उसका कोड अब तुम्हें अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है और उसको रिजल्ट बताना है। यहाँ पे दो चीजें हैं यार। पहली बात तो इन जनरल किसी भी कंपटीशन में 4-5 लैंग्वेजेस ही सपोर्ट होती है। आपको ये इंटरव्यूअर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर वी सपोर्टिंग, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे एक डिसीजन लिया जाएगा। अगर 4-5 ही लैंग्वेजेस सपोर्ट करनी है तो एक अलग तरह का सिस्टम बनेगा, अगर बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करानी है तो अलग तरह का सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे सबमिशन वाला पार्ट करेंगे। तो यार जब ये वाली एपीआई कॉल होगी, ये वाली एपीआई जब कॉल होगी तो इसमें पोस्ट बॉडी में मतलब बॉडी पैरम में यूजर का कोड आएगा जो उसने भेजा है। ठीक है, लैंग्वेज आएगी जिसमें उसने कोड भेजा है। ठीक है, यहां पे रिक्वेस्ट आएगी। अब यहां पे उस यूजर के कोड को आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, मैंने बताया था डायरेक्टली इस सर्वर के अंदर आप, ऐसा हो सकता है ना कि ये सर्वर क्या है, सर्वर भी बेसिकली आपका लैपटॉप ही है। तो लैपटॉप के लिए आपको पाइथन एग्जीक्यूट कराना है तो कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट कराना है तो नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है, जावा करानी तो स्प्रिंग बूट इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे ही जो सर्वर है उसमें आप जितनी भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करनी है उन सब की जो भी डिपेंडेंसीज हैं उन सबको इंस्टॉल करके रखो। ठीक है, और फिर ये जो एपीआई है इसका जो कोड होगा अंदर, एपीआई का जो कंट्रोलर फंक्शन होगा उसके अंदर आप चेक कर लो, इफ लैंग्वेज इक्वल टू C++ तो ये करना है, इफ लैंग्वेज इक्वल टू नोड.जेएस तो ये करना है। उस तरीके से यहाँ पे रन करा लो। लेकिन डायरेक्टली रन ऐसे नहीं करा सकते क्योंकि मलिशियस कोड वाली प्रॉब्लम आ सकती है, सर्वर बैठ सकता है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला होता है वर्चुअलाइजेशन, दूसरा होता है कंटेनराइजेशन। जब भी किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको यूजर का कोड या किसी एक्सटर्नल सर्विस का कोड अपने सर्वर्स में चलाना है तो हमेशा हम वर्चुअलाइजेशन या कंटेनराइजेशन करते हैं। वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो यार वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है ये आपकी मशीन है, ठीक है, इसका खुद का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके पास मेमोरी होगी, कुछ सीपीयू होगा, कुछ रैम होगा। अब आप क्या करो ना, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर बना दो वर्चुअलाइजेशन की मदद से। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे वीएम है ना, वर्चुअल मशीन्स, इन सब में ये रिसोर्सेज आधे आधे मतलब थोड़े थोड़े बट जाते हैं। तो इस मान लो यहाँ पे मेमोरी थी 100, यहाँ पे मान लो 4 वीएम थे, मेमोरी थी मान लो इसकी 100 GB, सीपीयू था मान लो सीपीयू भी 100 था, रैम भी 100 था, तो इन सब में 25-25 बट जाएगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट आइसोलेशन के लिए। तो बेसिकली इस बड़ी सर्विस में ना वर्चुअल मशीन्स ये आप सेट कर सकते हो, 25-25 बातें हैं तो यहाँ इसके अंदर और कुछ नहीं कर पाओगे आप। 10-10 बांटोगे तो 60 का 60 का यहाँ पे भी रहेगा। तो वीएम में जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके अलावा जो करनी है वो भी आप सिस्टम के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन से फायदा क्या होता है ना, अब ये वर्चुअल मशीन का ये पूरी एक आइसोलेटेड कंटेनर टाइप का बन गया है मशीन। इसके अंदर आप कुछ भी करोगे जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ भी गई
आ भी गई, मान लो यूजर ने जानबूझ के ऐसा कोड लिखा है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दिया है, हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड जानबूझ के करवाने वाला कोड लिखा है, तो केवल इस वीएम की ही हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड जाएगी। या कोई मलिशियस कोड हुआ हैकर वेकर वाला, तो वो केवल इस वर्चुअल मशीन को ही डाउन करेगा। अब क्योंकि ये वर्चुअल मशीन बनाने का या हटाने का जो पावर है वो आपके हाथ में है, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्वर आपके हाथ में है। तो अगर यूजर ने कुछ उल्टा सीधा कर भी दिया और वर्चुअल मशीन खराब भी हो भी गई, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। इस वर्चुअल मशीन को जो जो रिसोर्सेज एलोकेट थे वो वापस डी एलोकेट करनी है और एक नई वर्चुअल मशीन खड़ी कर देनी है, उसमें ये रिसोर्सेज एलोकेट करा देने हैं। पहला तो ये तरीका हो गया। इसी की तरह एक होता है कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन मतलब डॉकर वगैरह। डॉकर क्या होता है कहीं और देख लेना, ना समझ में आए तो मैं बता दूंगा मोर डिटेल में वीडियो बना के, यहां मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। तो कंटेनराइजेशन क्या होता है ना, ये डॉकर एक बेसिकली एक तरीका है कंटेनर्स बनाने का, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, बट मेन डिफरेंस डॉकर और वर्चुअलाइजेशन में ये होता है, कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन में, कि कंटेनर्स में ये जो रिसोर्सेज हैं वो बंटते नहीं हैं अलग अलग, वो शेयर्ड रहते हैं। मतलब जो ये कंटेनर है ये आइसोलेटेड तो रहेगा लेकिन रिसोर्सेज यही यूज करेगा। तो अगर सिर्फ एक कंटेनर है तो सारे रिसोर्स उस पर चले जाएंगे, आप सेटिंग कर सकते हो बनाते टाइम। और दो कंटेनर आएंगे तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, तीन आएंगे तो तीन में डिवाइड हो जाएगा, चार आएगा तो चार में डिवाइड हो जाएगा। बट रिसोर्स एलोकेशन अलग अलग नहीं होगा, ये सब मिलके शेयर्ड रिसोर्सेज की तरह ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो डॉकर मतलब कंटेनराइजेशन में इसमें क्या होगा कि सपोज करो यूजर ने कुछ ऐसा कोड लिखा है जो हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड करता है, तो जितना शेयर्ड रिसोर्स इस वाले कंटेनर को होगा उतने में मेमोरी आउट ऑफ बाउंड जा सकती है। तो ये होगा क्या, क्योंकि सारे कंटेनर सेम शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके मैलिशियस कोड की वजह से यहां की मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या यहां के सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो हर कंटेनर को अफेक्ट मार देगा, ये प्रॉब्लम होती है। बट कंटेनराइजेशन का एक बेनिफिट भी है। कंटेनराइजेशन का बेनिफिट ये है कि जो बूटअप टाइम होता है वो कंटेनराइजेशन का बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या होता है बूटअप टाइम का? बूटअप टाइम का मतलब ये होता है कि यार मान लो यूजर की क्वेरी आई C++ में, और अभी ये जो कंटेनर है सारी जावास्क्रिप्ट पाइथन और जावा के लिए है, C++ के लिए अभी कोई कंटेनर स्पिन अप नहीं है। तो अब इस यूजर का कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से एक कंटेनर चालू करोगे C++ के लिए। उस कंटेनर को चालू करने का जो प्रोसेस है उसी को बूटअप टाइम बोलते हैं। भाई डॉकर की आपने अगर फाइल लिखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा ना, मल्टीपल कमांड डालते हो आप, npm इंस्टॉल, जो आप अपने लैपटॉप में नोड.js चलाने के लिए यूज करते हो या स्प्रिंग बूट चलाने के लिए यूज करते हो, वही सब आप डॉकर फाइल में भी डालते हो, ताकि जब कंटेनर चलेगा तो उसमें वही कमांडें एग्जीक्यूट होंगी। तो वो जो बूटअप टाइम होता है वो इन कंटेनर्स का बहुत कम होता है, और उसका एक रीजन है। रीजन यही है क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन इन कंटेनर्स के केस में अलग अलग नहीं करना होता। वर्चुअलाइजेशन में बूटअप टाइम थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन अलग अलग करना पड़ता है ना। दूसरा एक और बेनिफिट है कंटेनराइजेशन का। देखो सिस्टम डिजाइन में कुछ भी सही गलत नहीं होता, आपको गलत भी बनाओ तो ट्रेड ऑफ बता के, कुछ आर्ग्यूमेंट दे के। अब मान लो यार मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि अवेलेबिलिटी सिस्टम की हमें ज्यादा रखनी है। मान लो किसी लड़के ने ये डिस्कशन किए बिना ही ज्यादा कंसिस्टेंट सिस्टम बना दिया, तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि अरे यार ये नोट डाउन होगी तो क्या करोगे, तो बोलेगा ओ शिट मेरा आर्किटेक्चर गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे वाले में ये फायदा है ये नुकसान है, तुम्हारे वाले में ये फायदा है ये नुकसान है। तो यहाँ पे कंटेनराइजेशन यूज करोगे और या वीएम यूज करोगे, ये डिस्कशन नहीं है किसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है। कंटेनराइजेशन का दूसरा फायदा ये होता है कि कंटेनराइजेशन आप अनलिमिटेड कंटेनर चला सकते हो। कैसे भाई, सपोज करो ये VMs थे,
यहाँ पे 100 मेमोरी सीपीयू रैम था। वर्चुअल मशीन जो भी आप बनाते हो ना, उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मिनिमम इतना मेमोरी, मिनिमम इतना सीपीयू, मिनिमम इतना रैम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वीएम यार कंप्लीटली आइसोलेटेड है ना, तो उनमें थोड़े रिसोर्स तो आपको वीएम को स्पिन अप करते टाइम ही देने ही पड़ेंगे। तो सपोज करो कि 10 जीबी रैम, 10 जीबी सीपीयू, 10 जीबी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती, सपोज करो, तो एट मैक्स एट अ टाइम आप कितने 10 वीएम ही स्पिन अप कर पाते, ठीक है। बट क्योंकि कंटेनर्स के लिए रिसोर्स एलोकेशन सेपरेट नहीं होता है, ये शेयर्ड रिसोर्स यूज करते हैं, इसलिए आप कितने भी कंटेनर स्पिन अप कर सकते हो। कितने का मतलब 10 करोड़ नहीं होता है, बट जितने वीएम सेटअप कर सकते हो उससे ज्यादा कंटेनर स्पिन अप कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपने खूब सारे कंटेनर स्पिन अप किए, बहुत सारे उसमें चल नहीं रहे हैं, 2-3 ही चल रहे हैं, वही इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट बाकी सारे भी खड़े हैं स्टैंड बाई में। कहने का मतलब ये है कि जो बूटअप टाइम कम होता है वो इसीलिए कम होता है क्योंकि पहले से आप कंटेनर खूब सारे बना के रख लेते हो वार्म अप करके, जैसे ही कोड आता है तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हो। अब मान लो 20 लैंग्वेज आपको मैंने आपको क्या बताया था कि बेस्ड ऑन कितनी लैंग्वेज आपको सपोर्ट करानी है आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। सपोज करो 20-25 लैंग्वेजेस आपको सपोर्ट करानी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एट अ रन टाइम 10-15 यूजर सारे अलग अलग लैंग्वेज की रिक्वेस्ट मार दें, सबमिट करो मेरा कोड, सबमिट करो मेरा कोड। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने 4 ही लैंग्वेज सपोर्ट कराई है, तो एट मैक्स 4 तरह की रिक्वेस्ट आ सकती हैं। वीएम मैंने बताया कि फिक्स नंबर ऑफ वीएम ही आप स्पिन अप कर सकते हो, कंटेनर कितने भी स्पिन अप कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सपोर्ट करानी है तो आप कंटेनराइजेशन पे जाओगे, फिक्स 4-5 ही सेटअप करानी है तो आप उस केस में वर्चुअलाइजेशन में जाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि अगर हमें 4-5 भी करानी है तब भी हम वर्चुअलाइजेशन पे क्यों जाए, हम कंटेनराइजेशन पे ही चले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वर्चुअलाइजेशन कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है। वर्चुअल मशीन के अंदर का कोड मेन जो ये रिसोर्सेज होते हैं सर्वर के, उनको कुछ भी खराब नहीं कर सकता, बट कंटेनर के अंदर चलने वाला कोड कर सकता है। ऑल्दो उसको टैकल करने के भी तरीके होते हैं, बट ये सब ट्रेड ऑफ आपको इंटरव्यू में बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कंटेनर के केस में कंप्लीट आइसोलेशन नहीं होता है, इसलिए कंटेनर के अंदर चलने वाला कोड, क्योंकि इन शेयर्ड रिसोर्सेज को कंटेनर एक्सेस कर रहा है, तो इन रिसोर्सेज पे इफेक्ट डाल सकता है। उसको बचाने के कुछ तरीके होते हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शेयर्ड रिसोर्स में क्या है, मेमोरी, सीपीयू, रैम। मेमोरी मतलब डिस्क मेमोरी, यानी कि जो फाइल सिस्टम इस पूरे सर्वर के अंदर होगा। भाई ये सर्वर क्या है, सर्वर आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी फाइल सिस्टम होता है ना, हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे ही सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क होगी जिसके अंदर टीएमपी डायरेक्टरी, ईटीसी डायरेक्टरी, वैर डायरेक्टरी, ये सब होती हैं। तो मान लो यूजर ने कुछ ऐसा कोड लिख दिया जो इस ईटीसी या टेम्प डायरेक्टरी को उड़ा दे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो पहला स्टेप तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो हमारी मेन सर्विस होगी उसका जो फाइल सिस्टम होगा जिसमें टीएमपी, वैर, ईटीसी डायरेक्टरी होंगी, उन सबको रीड ओनली कर दें, तो चाह के भी यूजर का कोड कोई ऑपरेशन उन फाइलों में कर ही नहीं पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यूजर ने ऐसा कोड लिख दिया जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं किसी क्लास के, और वो कभी डी एलोकेट हो ही नहीं रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम बहुत लंबे टाइम पे चलेंगी, बट फिर जिस स्पीड से गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम ऑब्जेक्ट की मेमोरी डी एलोकेट करेंगी उससे ज़्यादा रेट से नए ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, इसी को कहते हैं मेमोरी लीक। तो एक कंटेनर के अंदर चलने वाला कोड मेन सर्वर के मेमोरीज में लीक्स ला सकता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी लिमिट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज हो सकता है कि ये जो कंटेनर है, एक एक करके यूजर की रिक्वेस्ट आएगी, बेस्ड ऑन उसकी लैंग्वेज नए नए कंटेनर स्पिन अप होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे कंटेनर शेयर्ड मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं और एट अ टाइम लिमिट है ना, आप स्पिन अप खूब सारे करके रखो, मान लो आपने 100 स्पिन अप करके रखे हैं, बट अभी उनके अंदर यूज सिर्फ 5 ही हो रहे हैं, तो वो 5 बहुत फास्ट चलेंगे। अब एक साथ अगर 50 यूज होने लगे, 50 सारे शेयर्ड रिसोर्सेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो सारे धीरे धीरे चलेंगे। तो किसी तरह हम लोग को ये इंश्योर करना है कि एक कंटेनर उतनी ही देर चले जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। इसको ब्रेक कर सकता है क्लाइंट का कोड जो इन कंटेनर पे चल रहा है। कैसे,
मान लो मैंने एक ऐसा लीड कोड पे कोड लिखा जो कुछ कर ही नहीं रहा है, अनलिमिटेड टाइम तक बस फॉर लूप चलाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंटेनर खोला जाएगा। वो कंटेनर नॉर्मली 2-3 सेकंड एग्जीक्यूट होता था, बट मैंने उसमें इनफाइनाइट लूप लगा दिया तो वो 10 सेकंड तक खुला ही रहेगा या 1 मिनट तक खुला ही रहेगा। इसकी वजह से दूसरे कंटेनर जिनमें अच्छे यूजर का कोड आ रहा था वो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज ये लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइम आउट्स लगा सकते हैं कि ये कंटेनर के अंदर जो कोड चल रहा है वो कुछ फिक्स टाइम के लिए ही चले, उसके बाद ना चले। ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि मेमोरी सीपीयू बाउंड्स लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ना हो, ठीक है। टाइम आउट्स लगा सकते हो, रीड ओनली फाइल सिस्टम लगा सकते हो, नेटवर्क कॉल को ब्लॉक कर सकते हो ताकि वो कोई HTTP कॉल करके किसी मैलिशियस वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड ना कर दे, कोई कुकी डाउनलोड ना कर दे, ठीक है। नेटवर्क कॉल आप डाउनलोड कर सकते हो, डेटाबेस कॉल्स आप हटा सकते हो उसके अंदर से, कि ऐसा भी तो हो सकता है यूजर ने अपना कोई डेटाबेस होस्ट किया, उसकी URL डायरेक्ट कॉल करके उसमें से कोई गंदी फाइल उठा के डाल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, मतलब ये तो चलो बेसिक आर्किटेक्चर आपका बन गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास 2 ही चीजें और बची थी, लीडर बोर्ड को लेके आना, ठीक है। यूजर को हमें लीडर बोर्ड भी दिखाना पड़ेगा, यहीं से मेन डेटाबेस लेयर का काम चालू होता है। अब डेटाबेस लेयर के काम पे चालू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्केलिंग की बात कर लेते हैं, ताकि सर्विस लेयर की जितना भी काम है वो पहले खत्म हो जाए। तो अब सोचो यार एक बार, हम लोग को 100K यूजर सपोर्ट कराने थे कंपटीशन में, ठीक है। इसका मतलब एक वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है ना कि यार आपने बहुत खतरनाक लेवल का कंपटीशन लगाया और उसमें एकदम फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन 100K यूजर सिलेक्ट करने तो आए, एक से भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, जब कंपटीशन खत्म होगा तो सबका कोड ऑटो सबमिट होगा। तो वर्स्ट केस लेके चलना है, ऐसा हो सकता है ना कि सेम टाइम में 1 सेकंड के अंदर 100K रिक्वेस्ट आ जाए। और मैंने क्या बताया था, हर यूजर की रिक्वेस्ट में एक कंटेनर या एक VM खुलेगी। अगर ये 100K की जगह 5K होता या 1K होता तो हम वर्चुअल मशीन से फॉर श्योर काम चला लेते, क्योंकि मैंने बताया था वर्चुअल मशीन को स्पिन अप करने की कैपेसिटी है एट अ टाइम 4-5-10, मतलब क्योंकि हर वर्चुअल मशीन को अलग अलग रिसोर्स चाहिए, इसलिए उनको स्पिन अप करने की कुछ लिमिट है। कंटेनर आप कितने भी लगा सकते हो, कितने भी का मतलब ही नहीं 10 करोड़ लगा दो, बट जितने वर्चुअल मशीन स्पिन अप कर सकते हो उससे ज़्यादा कंटेनर स्पिन अप कर सकते हो। बस थोड़ी थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी सबकी, बट स्पिन अप कर सकते हो इस तरह के वर्स्ट केस हैंडल करने के लिए। तो ये अगर 4K 5K 1K होता तब तो हम VM से काम चला लेते, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है इसलिए हमें कंटेनराइजेशन पे ही जाना पड़ेगा। ये सब ट्रेड ऑफ आपको डिस्कस करने हैं, मन में नहीं सोच लेना है कि वी विल यूज कंटेनराइजेशन। देखो कई इंटरव्यूअर अच्छे होते हैं, वो पूछेंगे वाई, कई पता है कैसे होते हैं, ही डजंट नो एनीथिंग सिंपली डिसाइडेड एवरीथिंग, वो करके रिजेक्ट मार देते हैं। इसलिए आपको खुद से वर्स्ट केस लेके चलना है, आपको बताना है कि 100K रिक्वेस्ट है तो एट अ टाइम हमें जरूरत पड़ सकती है 100K VM खोलने की, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कंटेनर जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि 100K कंटेनर एक बार में खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसको हैंडल करने के लिए वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। तो चलो यार मैं बताता हूँ आपको, मैंने क्या बताया था। सपोज करो हम लोग 15 से 20 लैंग्वेज नॉर्मली सपोर्ट करते हैं हर एक सिस्टम में, है ना। तो मान लो 15 अलग अलग लैंग्वेज है जिसको आपको सपोर्ट कराना है कंपटीशन में। क्यों ना हम ऐसा कर दें कि हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग सर्विस बना दें। इसको बोल देते हैं MS तो हटाओ, इसको बोल देते हैं जावा स्क्रिप्ट की सर्विस, इसको बोल देते हैं C++ की सर्विस। इसमें भी अपनी खुद की OS होगी, मेमोरी होगी, CPU होगा, RAM होगा। देखो ये सेम सर्विस के अलग अलग इंस्टेंस नहीं है, ये अलग अलग सर्विस है। माइक्रो सर्विस 1, माइक्रो सर्विस 2, क्योंकि यहाँ पे आपको C++ के कंटेनर या वर्चुअल मशीन स्पिन अप करने का लॉजिक लिखना है, यहाँ पे JS का, ऐसे कोई और होगी उसमें पाइथन का। तो हर सर्वर पे अलग अलग कोड होगा, इसलिए ये माइक्रो सर्विस है। अगर सेम कोड चल रहा होता तब हम बोलते कि ये इंस्टेंस है, ठीक है। सेम कोड हम क्यों नहीं चला सकते,
क्योंकि 100 के यूजर अलग अलग लैंग्वेजेस के आएंगे हो सकता है एक बार में, तो एक सर्वर के अंदर इतने इंस्टेंस स्पिन अप करना पॉसिबल नहीं है। बट आप ये भी तो बोल सकते थे कि इसी के हम मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा सकते हैं। सपोज करो एक इंस्टेंस 5 के कंटेनर स्पिन अप कर सकता है, तो हम 20 इंस्टेंस लगा देते हैं, पूरे हैंडल हो जाएंगे। वो भी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। वो क्यों नहीं करेंगे आगे बताऊंगा। लेकिन उस केस में हमें क्या करना पड़ता, उस केस में बेसिकली हमें बेस्ड ऑन यूजर की जो सबमिशन रिक्वेस्ट है, ये जो लैंग्वेज आ रही है उसके बेसिस पे इफ एल्स लगाने पड़ते हैं। इफ लैंग्वेज इक्वल टू सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस के कंटेनर स्पिन अप करो, इफ लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के कंटेनर स्पिन अप करो, वगैरह वगैरह। ठीक है। और फिर जावास्क्रिप्ट के कंटेनर सेटअप करने का प्रोसेस अलग होता है, सी प्लस प्लस के कंटेनर सेटअप करने का प्रोसेस अलग होता है। प्रोसेस अलग होने का मतलब क्या है, देखो भाई, सी प्लस प्लस के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट मतलब MS विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, जावा स्क्रिप्ट के लिए नोड.js डाउनलोड करनी है, पाइथन के लिए कुछ और डाउनलोड करना पड़ता होगा, जावा के लिए स्प्रिंग बूट डाउनलोड करना पड़ता होगा। तो सबका अलग अलग प्रोसेस है ना उनके कंटेनर को स्पिन अप करने का। तो वो अलग अलग प्रोसेस सेम सर्विस में रखने की जगह हमने सर्विस ही अलग कर दी। यहाँ पे सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के कंटेनर ही आएंगे, यहाँ पे सिर्फ सी प्लस प्लस के ही आएंगे। ठीक है। क्यों ऐसा किया, इसका क्या बेनिफिट है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। ठीक है। तब तक आप भी सोचना, अभी से बता दूंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा पिक्चर चल रही है यार, हमें तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ रहा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और खुद से सोचो दोनों केस में प्रॉब्लम क्या आती। तो हम ये केस लेके चल रहे हैं जिसने सर्विस ही अलग कर दी। सी प्लस प्लस का सर्विस अलग है जो सिर्फ सी प्लस प्लस के कंटेनर्स ओपन करेगा, जेएस का अलग है, ऐसे पाइथन का अलग होगा, जावा का अलग होगा। अब जब भी ये सबमिट का एंड पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे हम लोग ये गेटवे लगा देंगे। एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी पैरम के बेसिस पे रिक्वेस्ट राउट कर सकता है अलग अलग सर्विसेज पे। अगर आपको ये ना पता हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे वी विल हैव अ मीडिएटर सर्विस, बट क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं एपीआई गेटवे लगा रहा हूँ। तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, जब भी सबमिट की रिक्वेस्ट आएगी कोड सबमिट की, तो वो लैंग्वेज बेसिस पर डिसाइड कर लेगा कि उसको रिक्वेस्ट यहाँ राउट करानी है या यहाँ राउट करानी है ना। पहला सेग्रीगेशन तो ये हो गया आपका कि लैंग्वेज के बेसिस पे आपने अलग अलग कर दिया। अब इन सब के आप फर्दर इंस्टेंसेस बना सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके थे। पहला ये था कि इफ एल्स के बेसिस पे एक ही सर्विस के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंटेनर स्पिन अप करवाना, और दूसरा माइक्रो सर्विस बनाना। वो मोनोलिथिक था, ये माइक्रो सर्विसेज था। माइक्रो सर्विस क्यों बेटर होता है, स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। यहाँ सिर्फ रिव्यू बता दे रहा, रिव्यू इसलिए बता दे रहा क्योंकि गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि वीडियो में आगे बताऊंगा अभी 10 मिनट पहले, इसलिए बता दे रहा हूँ। माइक्रो सर्विसेज आपको सिर्फ किसी भी सिस्टम के इम्पैक्ट दो तरह के पड़ते हैं। पहला, जो यूजर उस सिस्टम को यूज कर रहा है, दूसरा डेवलपर या एनालिस्ट या आर्किटेक्ट जो उस सिस्टम को बना रहा है। स्केलेबिलिटी इन जनरल माइक्रो सर्विस के बराबर मोनोलिथ की भी हो सकती है, बट फिर भी आर्किटेक्ट, डेवलपर, टेस्टर, इन सब के लिए बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं अगर हम माइक्रो सर्विस यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग। सपोज करो C++ की सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, उससे आपको पूरा कंपटीशन रोकना नहीं पड़ेगा। जावा स्क्रिप्ट का अभी भी चलता रहेगा, पाइथन का अभी भी चलता रहेगा। ये सब कुछ फायदे होते हैं। मेरे थ्योरी के लेक्चर कंप्लीट करना, यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो फालतू में बहुत लंबा होगा, इसलिए मैंने ये माइक्रो सर्विसेज बनाई थी। अगर हम एक ही सर्विस के अंदर बेस्ड ऑन इफ एल्स कंडीशन अलग अलग लैंग्वेज का स्पिन अप कराते और उसके मल्टीपल इंस्टेंस बनाते तो वो मोनोलिथिक होता। यहाँ हमने माइक्रो सर्विस बना दी। ठीक है। C++ के यहाँ पे कंटेनर होंगे, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन सारे कंटेनर में हम रीड ओनली फाइल सिस्टम बनाएंगे। रीड ओनली फाइल सिस्टम, टाइम आउट्स लगे होंगे,
मेमोरी सीपीयू बाउंड लगे होंगे, एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल ब्लॉक्ड होंगी, ठीक है, एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल, डेटाबेस कॉल वगैरह सब ब्लॉक्ड होंगी। तो इसकी वजह से क्या आएगा, 100 के रिक्वेस्ट आ भी गई, और सपोज कर लो कि आपने 20 लैंग्वेजेस सपोर्ट कराई हैं, 15-20 लैंग्वेज हर जगह होती हैं, ठीक है, या 10 लैंग्वेज सपोर्ट कराई हैं, तो 10-10 हज़ार रिक्वेस्ट हर लैंग्वेज के लिए आएंगी अगर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो। दैट मीन्स कि ईच ऑफ दीज सर्विस शुड बी एबल टू हैंडल अ कनेक्शन ऑफ 10,000 रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो कनेक्शन पूल साइज होगा, सब थ्योरी में बता चुका हूँ कनेक्शन पूल साइज क्या होता है वगैरह वगैरह। कनेक्शन पूल साइज 10K रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेना चाहिए, ठीक है। ये जो कनेक्शन पूल बनेगा सर्विस का, सीपी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं है, 10,000 थ्रेड्स का होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ओवरकैप कर देता हूँ कि कनेक्शन पूल बनाया क्यों जाता है। कनेक्शन पूल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, देखो यार, ये सोर्स है, सपोज करो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स है, आपको डेस्टिनेशन में कुछ डेटा भिजवाना है या रिक्वेस्ट करनी है डेस्टिनेशन को कि हमें कुछ डेटा भेजो, तो एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू ये किया जाता है। एपीआई रिक्वेस्ट करने के पहले आपको इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने पड़ते हैं। उस कनेक्शन इस्टेब्लिश कराने को प्रोसेस को कहते हैं टीएलएस एसएसएल हैंडशेक, जिसकी एक अलग ही अपनी कहानी और लेटेंसी है। उसमें डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट सब एक्सचेंज होते हैं, नेटवर्क राउंड ट्रिप लगती है, दुनिया भर का फलाना ढिमाका, थ्योरी में सब पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, बोल देगा डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे होता है, बस वहीं फट जाएगी आपकी। तो ये कनेक्शन पहले बनते हैं, फिर डेटा ट्रांसफर होता है। अब सपोज करो ये कनेक्शन बना, एक रिक्वेस्ट से डेटा ट्रांसफर हुआ, तुरंत दूसरी रिक्वेस्ट आई, दूसरी रिक्वेस्ट के लिए आपने फिर से एक कनेक्शन बनाया, फिर से डेटा ट्रांसफर हुआ, तीसरी रिक्वेस्ट आई, फिर से आपने एक कनेक्शन बनाया, तीसरा डेटा ट्रांसफर हुआ। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि कनेक्शन एक ही बनाया, हर रिक्वेस्ट के लिए वही यूज कर लिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत देर तक कनेक्शन खोले रखना भी अच्छी बात नहीं है। वेब सॉकेट के डिसएडवांटेज में यही एक चीज होती है जो आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कि बहुत देर तक हम लोग कनेक्शन ओपन करके क्यों नहीं रख सकते, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो ओपन करके रख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग कनेक्शन पूल बना देते हैं, जहाँ पे कुछ सेट ऑफ कनेक्शन पहले से खोल के रखते हैं, और जैसे ही नई रिक्वेस्ट आती है तो उसी पूल में से एक थ्रेड यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर इवन लोड है, 100K का लोड है, 10 लैंग्वेज हम सपोर्ट करा रहे हैं, तो हर लैंग्वेज के लिए 10-10 हज़ार रिक्वेस्ट आएंगी, है ना। 10,000 थ्रेड्स का लोड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, हर सर्विस के लिए। क्योंकि हर सर्विस की हमने ऑटो स्केलिंग की हुई है। ऑटो स्केलिंग का मतलब, ऑटो स्केलिंग गलत वर्ड बोल दिया, बेसिकली सबके मल्टीपल इंस्टेंस बनाए हुए, यानी कि स्केलिंग की हुई है। तो 10,000 ही है, हर इंस्टेंस 1,000 का थ्रेड पूल ले लेगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप बोल दोगे कि सीधा हम लोग यहाँ पे एक ऑटो स्केलर लगा देंगे, बेस्ड ऑन कितनी रिक्वेस्ट आई है उस हिसाब से ये नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ा या घटा देगा। यहाँ तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट यहाँ पे एक और दिक्कत है, अनइवन लोड। लीड कोड में इवेंट ट्रैफिक हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट के बहुत होंगे, सी प्लस प्लस के बहुत होंगे, जावा के बहुत होंगे, पाइथन के बहुत होंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का अगर ये होता तो वहाँ तो सारे सी प्लस प्लस वाले ही आते, 2-3 ही होते जावा वाले, क्योंकि सी प्लस प्लस इज फास्टेस्ट। तो वहाँ लोड इवन नहीं होता, अनइवन होता। लैंग्वेज आपने 10 सपोर्ट कराई है, लेकिन 90,000 रिक्वेस्ट आ जाती सी प्लस प्लस वाले इंस्टेंस पे, जबकि हमने जब सिस्टम बनाया तो हमने उसको 10,000 रिक्वेस्ट हैंडल करने लायक ही बनाया था। हमने बोला था कि हर इंस्टेंस का 1000 का लोड, मतलब थ्रेड पूल बना देते हैं। भाई ये थ्रेड पूल बनाने की भी एक लिमिट होती है, आप अनलिमिटेड थ्रेड पूल्स नहीं बना सकते हो। जो EC2 सर्वर, भाई ये एक इंस्टेंस एक EC2 सर्वर है, दूसरा भी एक EC2 सर्वर है, तीसरा इंस्टेंस भी एक EC2 सर्वर है। तो ये EC2 सर्वर में कनेक्शन पूल साइज जो होता है ना, उसकी कुछ लिमिट होती है। मतलब वर्टिकल हार्डवेयर आप कितना भी नहीं लगा सकते हो वर्टिकल स्केलिंग करने के लिए, तो ये पूल्स की कुछ लिमिट होती है। और इन जनरल यार सिस्टम में अगर आप बहुत ज़्यादा थ्रेड, मतलब नहीं बताऊंगा, थ्योरी में पढ़ना क्यों नहीं यूज़ करते हैं, बस ये मान के चलो कि थ्रेड्स में
लिमिट होती है। मेरी थ्योरी का लेक्चर कंप्लीट करना, फालतू में बड़ा नहीं करूंगा वीडियो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इवन लोड के लिए तो हैंडल हो जाएगा, अनइवन लोड आ गया 90,000 सिर्फ C++ वाले इंस्टेंस में आ गई, तब कैसे हैंडल करोगे। थ्योरी में मैंने क्या बताया था, एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी के लिए हम लोग एसिंक्रोनस सर्विसेज बनाते हैं। एसिंक्रोनस सर्विसेज कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैसेज क्यू यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली एपीआई गेटवे को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। ये हमारा एपीआई गेटवे है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट राउट करता है। अब सपोज करो हमें पता है कि C++ में अनइवन लोड आ सकता है या सर्विसेज में आ सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है यार, हमने यहाँ काफका लगा दिया। भाई ये जो सर्विस है 1 सेकंड में 10,000 का लोड, ये इसके सारे इंस्टेंस मिला के 1 सेकंड में 10,000 का लोड ही प्रोसेस कर सकते हैं। इस कैपेबिलिटी से हमने सिस्टम बनाया था, उसी कैपेबिलिटी से मैसेजेस को यानी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी ये सर्विस। जो एक्स्ट्रा लोड आएगा, 90,000 रिक्वेस्ट आएंगी, वो सारी जाके इस मैसेज क्यू में भर जाएंगी। इससे क्या होगा, यहां पे मान लो एक्स्ट्रा लोड आ भी गया, छेद इतना बड़ा है, डेटा इतना बड़ा आया, तो घुसेगा नहीं, घुसेगा ना। तो छेद बड़ा करने की जगह छेद छोटा ही रखो, डेटा यहां पे रोक के रख दो मैसेज क्यू की मदद से, और थोड़ा थोड़ा जाने दो। वही चीज हो रही है। जब सडन, भाई इतना इतना अगर आ रहा था, ये सर्विस उसको हैंडल कर रही थी, सडन लोड जब बढ़ के आने लगा, तो इस सर्विस को एक्स्ट्रा स्केल करने की जगह यहाँ पे भर दिया हमने काफका में, और धीरे धीरे करके मैसेज लेते रहे उसी रेट से जिस रेट से ये सर्विस प्रोसेस करेगी। तो यहाँ से एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी भी हैंडल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग इन दोनों रिक्वायरमेंट की। कंपटीशन दिखाना भी आसान ही होगा, 10 15 20 कंपटीशन ही साइमल्टेनियसली एक बार में होते हैं, और कंपटीशन पे क्लिक करके उसकी आईडी दिखाना। लीडर बोर्ड दिखाने पे आते हैं। लीडर बोर्ड खतरनाक चीज है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को डेटाबेस लेयर पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सर्विस लेयर यहाँ पे खत्म हो गई, तो चलिए डेटाबेस लेयर को समझ लेते हैं। तो चलो डेटाबेस की बात करते हैं। स्पेस बचाने के लिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ें हटा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सर्विसेज होंगी, और डेटाबेस अभी कॉमन ही रखा था मैंने, है ना। तो वर्स्ट केस में अगर इवन लोड आया तो 10,000 रिक्वेस्ट यहाँ जाएंगी, 10,000 यहाँ जाएंगी, 10,000 अलग अलग लैंग्वेज में जाएंगी। अनइवन लोड आया तो 90,000 यहाँ जाएंगी, 10,000 2,000 अलग अलग में चली जाएंगी। बट इन एनी केस, वर्स्ट केस में 10,000 रिक्वेस्ट इस डेटाबेस पे जा सकती है ना। इसको तोड़ने के लिए हम लोग हर सर्विस का अलग अलग डेटाबेस बना देंगे, ठीक है। तो C++ की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो C++ के डेटाबेस में होंगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के डेटाबेस में होगी। अब देखो यार, अभी भी तो आप बोल सकते हो ना कि इससे फायदा क्या होगा। अनइवन ट्रैफिक के केस में तो 90 के रिक्वेस्ट इस पे आ जाएंगी, तो यानी कि 90 के डेटाबेस में भी जा सकती हैं। नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने काफका लगाया हुआ है। तो कितनी भी रिक्वेस्ट 90 की क्या 10 करोड़ भी आ जाए, यहाँ से आगे ये C++ की सर्विस 10,000 रिक्वेस्ट की एक बार में लेगी, ठीक है। तो यानी कि हर डेटाबेस इंस्टेंस पे 10K कंकरेंट रिक्वेस्ट ही आ सकती हैं। अब मेरा जो हाउ टू अप्रोच हाई लेवल डिजाइन क्वेश्चन का इंटरव्यू था, वहाँ मैंने आपको सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल के बीच में डिसीजन कैसे लेना है वहाँ बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। पहला तो होता है ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, अगर आपको हाई ट्रांजैक्शन चाहिए तब आपको फॉर श्योर सीक्वल पे ही जाना पड़ेगा, वरना दूसरा होता है स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है तो आपको सीक्वल के केसेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है वहाँ पे। स्ट्रक्चर डेटा के केस में आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो। हालांकि ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, डीनॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन दोनों ही अलग अलग केस में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो मैंने थ्योरी में बताया हुआ है। थ्योरी पूरी कंप्लीट करके आना, यहाँ नहीं बताऊंगा।
तीसरा मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कंकरेंट रिक्वेस्ट। सीक्वल डेटाबेसेस जो होते हैं ना, वो बहुत सारी कंकरेंट राइट रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकते हैं। 2K 3K तक पोस्टग्रेस जाता है, 10K तक अगर आप हो तो आपको फिर नो सीक्वल पे ही जाना पड़ेगा। इतने सारे डिस्कशन के बाद एक और बात मैं बता दूं, आजकल के इंटरव्यूज में कुछ ही क्वेश्चन में सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल का डिस्कशन होता है, क्योंकि हमारे डेटाबेसेस इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि जो काम आप सीक्वल से जिस लेवल पे कराते हो, जिस लोड के लेवल पे सीक्वल से जो काम कराते हो, वो आप नो सीक्वल से भी करा सकते हो, या नो सीक्वल से जो कराते हो वो सीक्वल से भी करा सकते हो। बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि यार नो सीक्वल डेटाबेसेस आप AWS की RDS सर्विस यूज़ करोगे, उसके अंदर सब मैनेज होके आएगा, शार्डिंग, पार्टीशनिंग, ये सब आपको खुद से कुछ नहीं कराना है। सिमिलरली उसकी सॉरी गलत बोल दिया, AWS की सीक्वल सर्विस यूज़ करोगे तो RDS उसमें सब कुछ मैनेज होके आएगा। नो सीक्वल यूज़ करोगे डायन में, उसमें भी सब कुछ मैनेज होके आएगा। इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल रिलेशनल डेटाबेसेस भी कई जगह यूज़ करता है और कितना हाईली स्केलेबल है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। 3 पॉइंट मैंने बताए थे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ राइट कंकरेंट रिक्वेस्ट। तो एक बार तो हम लोग समझ चुके हैं कि 10,000 रिक्वेस्ट इन हर सर्विस पे आ सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं, तो 10,000 वो राइट भी करवा सकती हैं जब यूज़र सबमिट करेगा अपना सोल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे सीक्वल डेटा बेसिस पे तो नहीं जा सकते, ठीक है। ट्रांजेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों नहीं है? ट्रांजेक्शन कब होता है यार? जब एक डेटाबेस के अंदर एक डेटा हो, पर्टिकुलर रो हो, जिसको मल्टीपल यूज़र एक साथ आके चेंज कराने की कोशिश कर रहे हो, तब कंकरेंट राइट्स को हैंडल करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन्स लगाने होते हैं ना, डेटा कंसिस्टेंसी रखने के लिए। बट यहाँ पे हर यूज़र का कोड अलग अलग है यार। एक यूज़र पे कोड जो सबमिट करेगा, दूसरा यूज़र उस पर कुछ डेटा पे चेंज नहीं कर सकता ना, सबका कोड अलग अलग है। मैं जो सबमिट करूंगा, मेरा दोस्त जो सबमिट करेगा, तो मेरे डेटा पे मेरे दोस्त के डेटा जो सबमिशन होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ सकता ना, ऑलरेडी ये आइसोलेटेड है, तो हमें ट्रांजेक्शन चाहिए ही नहीं। तो बॉटम ये लाइन ये है कि नो सीक्वल डेटाबेसेस में हम लोग जाएंगे। अब ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे टेबल्स होंगी, ठीक है। ठीक है यार, पहली तो थी नॉर्मल प्रॉब्लम्स की लिस्ट। मतलब कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, नॉर्मली आप लेट कोड पे गए, प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपने खोली, प्रॉब्लम की लिस्ट दिखाने लगी। तो इन्हीं दोनों में एक एक टेबल होगी। ये जावा स्क्रिप्ट में मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स की लिस्ट होंगी, इस गेट एपीआई में वो आप दिखा दोगे। पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम की आईडी चाहिए, मतलब हमने बोला नो सीक्वल डेटाबेसेस, तो यहाँ पे एक स्कीमा होगा, स्कीमा के अंदर होगी एक प्रॉब्लम आईडी, आईडी के अंदर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, टेस्ट केसेस होंगे और वगैरह वगैरह मेटा डेटा होगा, ठीक है। वो सब आपको यहाँ पे आके दिखा सकते हो, है ना। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम आईडी भी वहीं से आप दिखा सकते हो। सबमिशन के केस में, सबमिशन भी दो तरीके से होते हैं। इन तरह की प्रॉब्लम जो कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे बेसिकली आप यूज़र का अलग स्कीमा बना सकते हो और उसके सबमिशन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन आपको कराने होंगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंपटीशन में मान लो 10 प्रॉब्लम्स हैं, कनकरेंटली C++ के 10,000 यूज़र आए और सेम प्रॉब्लम पे सबमिशन करना चाहा, उसको कैसे हैंडल कराओगे, ठीक है। तो उस पर एक बार बात कर लेते हैं। सबमिशन की जो टेबल होगी वो कैसी दिखेगी, एक बार समझ लेते हैं। ये सबमिशन की टेबल है। टेबल नो सीक्वल में बोला जाता है, नो सीक्वल में स्कीमा बोल दिया जाता है, तो समझ लो, ठीक है। कंपटीशन की आईडी होगी, जिस कंपटीशन आईडी के लिए, भाई एक बार में 10-10 कंपटीशन भी चल रहे हैं ना, कौन से यूज़र ने किस कंपटीशन आईडी के लिए भेजा है आपको कैसे पता लगेगा। कंपटीशन आईडी। दूसरी चीज़ आ गई प्रॉब्लम आईडी, उस कंपटीशन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम के लिए वो सॉल्यूशन सबमिट कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी क्या हो गई, यूज़र की आईडी, किस यूज़र ने ये वाला सॉल्यूशन सबमिट करने की कोशिश की है। उसके बाद और भी कुछ फील्ड हो सकती है, जैसे टेस्ट केसेस मतलब
ये जो प्रॉब्लम यूज़र ने सबमिट की है, टेस्ट केसेस पे चलने के बाद यूज़र का कोड जब टेस्ट केसेस पे चला तो उस पर क्या रिजल्ट आया। तो एक हो सकता है टेस्ट केस रिजल्ट, ये एरे होगा जिसपे पूरा रिजल्ट का डेटा होगा। उसके बाद हो सकता है पास किया या फेल किया। अगर सारे पास नहीं हुए तो कुछ एरर आ गया, रन टाइम एरर भी आ सकता है, वो सारा मेटा डेटा यहाँ पे आप स्टोर करा लोगे। ठीक है, ये हो गई सबमिशन की बात। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली है। क्या चीज? 10,000 रिक्वेस्ट यहाँ पे आई अलग अलग यूजर की, सारे के सारे लोड सबमिट कराने पे आए। ठीक है, ये तो हो गई एक कंपटीशन की बात। अब ऐसे मल्टीपल कंपटीशन भी चल रहे होंगे ना, तो वर्स्ट के सिनेरियो में आप ऐसे चलो कि मतलब मोटा मोटी ये देख के चलो कि लोड बहुत सारा यहाँ पे आ सकता है। इसको फर्दर हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? 10K रिक्वेस्ट को फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? दिमाग में आ रहा है कुछ? थ्योरी में मैंने बताया था शार्डिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको बताता हूँ शार्डिंग। चलो यही बता देता हूँ, शार्डिंग वर्सेस पार्टीशनिंग। ठीक है, पार्टीशनिंग में क्या होता है ना, एक ही आपकी टेबल है। ठीक है, मान लो सेलिब्रिटी नाम की टेबल है। अब इसमें यार मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। ये हमारा ब्रैड पिट है, ये एंजेलिना जॉली है, और ये कोई मान लो सिंपल सा कोई एक्टर मान लो यार, जितना एवरेज एक्टर कोई मान लो जो ज़्यादा सर्च नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखो यार, सारे सेलिब्रिटीज़ का डेटा आपने सेम टेबल पे डाला हुआ है, और ये टेबल इस डेटाबेस नोड पे बिलोंग करती है। बहुत सारे यूज़र ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली को ही सिर्फ सर्च करेंगे, है ना। तो बहुत सारी रीड रिक्वेस्ट ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली पे जाएंगी। तो बेसिकली आपको ये टेबल जिस नोड पे एग्जिस्ट कर रही है उस नोड को रीड स्केलेबल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसके मल्टीपल रेप्लिका बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल रेप्लिका आपने बना तो दिए, बट आपने देखा कि यार सिर्फ इन 2 ही रिकॉर्ड्स पे आ रहा था खूब सारा ट्रैफिक, बट हमें स्केल तो इतने बड़े डेटाबेस को करना पड़ा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पार्टीशंस कर देते हैं। पार्टीशनिंग कैसे करते हैं? ये जो 2 रो है ना, इसी नोड के अंदर इसी टेबल में इन 2 नोड को एक अलग पार्टीशन से हम लोग डिनोट कर देते हैं। उस पार्टीशन का हैश मैंने बेसिकली आपको रेंज बेस हैशिंग, पार्टीशन बेस हैशिंग थ्योरी में पढ़ाई हुई थी। वही चीज़ है कि इसकी एक पार्टीशन हैश कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? अभी तो सिर्फ रीड रिक्वेस्ट आई थी, सपोज कर लो इन्हीं दोनों रिकॉर्ड्स पे राइट रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में ये दोनों पॉपुलर हैं, भोजपुरी में पवन सिंह के बारे में आते होंगे, खेसारी लाल यादव के बारे में आते होंगे, तमिल इंडस्ट्री में एनटीआर के बारे में आता होगा या किसी और के बारे में आता होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पर्टिकुलर ग्रुप्स के हिसाब से लोड आ रहा है। अगर ये राइट लोड था तो सपोज कर लो ब्रैड पिट पे रो पे कुछ आपको डेटा डालना है, कुछ राइट ऑपरेशन करना है, पूरे टेबल पे लॉग लेने से अच्छा है पार्टीशन कर दो और सिर्फ इस पार्टीशन पे लॉग लो। ठीक है, दूसरा, अगर रीड रिक्वेस्ट है, डेटा को सर्च करने का वॉल्यूम छोटा हो गया इन पार्टीशंस की वजह से, तो जो सिलेक्ट क्वेरी वेयर आईडी इक्वल टू ब्रैड पिट, ये जो वेयर कंडीशन थी वो इस पूरे डेटा पे चलती, अब वो सिर्फ इस पार्टीशन पे चलेगी, तो रीड क्वेरी भी फास्ट हो गई।
पार्टीशनिंग समझ में आ गई। अब आते हैं शार्डिंग पे। शार्डिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीम स्केलेबिलिटी। रीड क्वेरी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे इसके लिए आपने पार्टीशनिंग की। अब स्केलिंग पे आते हैं। क्वेरी से तो ये हुआ कि लोड कम भी था लेकिन क्वेरी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी क्योंकि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा थी, तो वो सर्च वॉल्यूम आपने घटा दी, क्वेरी कम टाइम लेने लगी। बट जब लोड ज़्यादा आएगा तब क्या करोगे? इन्हीं पार्टीशंस को उठा उठा के हम अलग अलग डेटाबेस नोड्स पे रख देंगे। इससे क्या होगा? ब्रैड पिट की स्केलेबिलिटी अलग रखेंगे, मल्टीपल इंस्टेंस लगाएंगे, पवन सिंह के थोड़े कम लगाएंगे, तेलुगु इंडस्ट्री के और कम लगाएंगे। ऐसे करते करते अपने हिसाब से इंडिविजुअली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। यही होती है पार्टीशनिंग स्केलिंग। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंपटीशन जो होते हैं कंट्री वाइज ही होते हैं, मतलब ऐसा बहुत कम ही होता है। इंटरनेशनल हायरिंग कम ही होती है यार, कि यूएसए से भी बंदे हायर हो सकते हैं, इंडिया से भी हायर हो सकते हैं। ज़्यादातर कंट्री वाइज ही होते हैं कि गूगल की हायरिंग इंडिया में निकलती है तो इंडिया में कंपटीशन होता है। ऐसा तो है नहीं कि यूएस वाले फर्जी में कंपटीशन दे रहे हैं जबकि उनको पता है हायरिंग इंडिया के लिए। तो पहले तो आप लोकेशन बेस्ड शार्टिंग कर सकते हो। मल्टीपल कंपटीशन आपको सपोर्ट कराने हैं, इंडिया वाले जो कंपटीशन है वो अलग शार्ट में रख दो, यूएस वाले अलग शार्ट में रख दो पहली। और कैसे शार्टिंग करा सकते हो सोच के देखो। मतलब ट्रैफिक इसी तरह से आता है यार। हो सकता है कि यूएस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता हो, अगर आप सब एक ही जगह रखोगे तो स्केल अप कराते टाइम आपको बहुत सारा फालतू का डेटा भी स्केल कराना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। तो आप शार्ट्स अलग अलग बना के रखो ताकि यूएस का लोड यूएस में चला जाए, इंडिया का लोड इंडिया में चला जाए। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो सकता है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोचा कुछ? तो एक शार्डिंग हम लोग कंपटीशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं भाई। 100K का एक कंपटीशन के लिए 100K का लोड आ सकता था वर्स्ट केस में, जब सबका एक साथ सबमिट हो गया। उसके लिए हमने बोला था कि 10-10 हज़ार में हम लोग बांट देंगे अगर 10 लैंग्वेज सपोर्ट कराते हैं, और 10 हज़ार का लोड एक इंस्टेंस झेल पाता था। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर 20 कंपटीशन साथ में चल रहे हैं उन सब में वर्स्ट केस आएगा 100K 20 कंपटीशन के लिए, 100K सबके लिए। उतना वर्स्ट केस में आपको नहीं जाना है, ठीक है। फिर भी 10K से थोड़ा ज़्यादा लोड आ सकता है। सपोज करो इन सर्विसेज में हमने और इंस्टेंस लगा दिए और अब वो 10K से ज़्यादा 20K भी हैंडल करने लग गई। सपोज करो डेटाबेस तो 10K ही ले पाएगा, उस पर हम लोग शार्डिंग लगा सकते हैं कंपटीशन के बेसिस पे। आगे लगाएंगे नहीं बट बता सकता हूँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लीडर बोर्ड की हमें एक एपीआई चाहिए होती है। पहली बात तो राइट लोड की बात करते हैं। जब हम सबमिट कर रहे हैं तो हर कंपटीशन के लिए हमने शार्ट्स बना दिए, अलग अलग नोड्स बना दी। हर कंपटीशन पे यूज़र का अलग अलग सबमिशन हो रहा है, ठीक है। 10-10K का लोड हर जगह आ रहा है वर्स्ट केस में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सपोज कर लो किसी तरह हमने सबमिट करा भी दिया, अब हमें लीडर बोर्ड की एपीआई कॉल करनी है, /लीडर बोर्ड। हर कंपटीशन के लिए लीडर बोर्ड दिखाना है। तो अगर इस तरह का स्कीमा है, ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन आईडी है, अभी शार्ट्स नहीं बने ऐसा समझ कर लो, कंपटीशन आईडी है और प्रॉब्लम आईडी है, यूज़र आईडी है। तो आप कुछ क्वेरी लिखोगे। नो सीक्वल में भी क्वेरी होती है, सीक्वल में भी क्वेरी होती है। एग्जाम्पल के लिए सीक्वल की दे देता हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब कुछ कुछ रेंज क्वेरी लगाओगे ना टॉप 100 यूज़र निकालने की, उसमें ग्रुप बाय करोगे कंपटीशन के हिसाब से। उसके बाद वेयर क्लॉज लगाओगे और वगैरह वगैरह करोगे, तो वो क्वेरीज बहुत हैवी रहेंगी। मैंने क्या बताया था, क्वेरी जब बहुत बड़े प्रॉब्लम सेट पे, मतलब बहुत बड़े डेटा सेट पे चलती है तब उसकी परफॉर्मेंस घटती है। तो उसके लिए हम लोग शार्ट्स बना सकते हैं।
राइट लोड घटाने के लिए शार्ट्स नहीं बनाए थे, हम लोग रीड लोड की लेटेंसी कम रखना चाहते हैं जब क्वेरी लगे, तो वो अगर छोटे डेटा सेट्स पे चलेंगी तो वो क्वेरी फास्टर होंगी, इसलिए हम लोग शार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, मान लो शार्ट्स बना दिए, उसके बाद लीडर बोर्ड आराम से चलेगा, हर शार्ट से डेटा उठा के लाएगा। स्टिल लीडर बोर्ड पे ऐसा हो सकता है ना कि सेम कंपटीशन पे बहुत सारे यूज़र ने एक साथ कोई प्रॉब्लम सबमिट की, तो एक तरीका तो ये है कि हर किसी भी यूज़र के एक प्रॉब्लम सबमिट पे लीडर बोर्ड दोबारा कैलकुलेट करो आप, क्योंकि लीडर बोर्ड ऊपर नीचे तो होगा ही, नए यूज़र को कुछ पॉइंट मिले हैं, मतलब पोजीशन ऊपर नीचे होगी। 100 के 100 एक साथ आ गए, तब क्या करोगे, 100 बार लीडर बोर्ड कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे तुम लोग थ्रॉटलिंग भी लगा सकते हो कि एक सबमिट आया तो तुरंत लीडर बोर्ड मत कैलकुलेट करो, 4-5 सेकंड का वेट करो, ताकि और भी जो राइट्स होने हैं वो हो जाए, और फाइनली क्वेरी चला के लीडर बोर्ड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। लीडर बोर्ड कैलकुलेट करने के बाद या तो एक अलग टेबल बना लो, और जितनी बार यूज़र कोई भी लीडर बोर्ड देखना चाहेगा उसी टेबल से उठा उठा के उसको देते जाओ। बट इससे घाटा क्या होगा भाई, एक तो बार बार लीडर बोर्ड कैलकुलेट करना, क्वेरी चलाना, वो आपकी लेटेंसी लाएगा, फिर उसको स्टोर कराना नई टेबल में, वो लेटेंसी लाएगा। लीडर बोर्ड पे मतलब वो जो लीडर बोर्ड की टेबल यहाँ पे बनेगी, लीडर बोर्ड कैलकुलेट करके स्टोर कराओगे, उस टेबल पे तो सिर्फ रीड लोड ही आने वाला है, मैक्सिमम मैक्सिमम उस पर रीड लोड ही आएगा ना भाई। एक प्रॉब्लम पे लोग 10 प्रॉब्लम है एक कंपटीशन पे, मैक्सिमम उन 10 का मिला के कितना 20 सबमिशन देते होंगे, 14 सबमिशन देते होंगे, बार बार तो सबमिट करते नहीं, क्योंकि पेनाल्टी लगती है। कोड फोर्सेस में क्या होता था, लेकिन लीडर बोर्ड तो बार बार देख सकते हैं ना वो, और चुल्ल भी मची रहती है, कौन टॉप पे चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो कुल मिला के रीड लोड ज़्यादा आएगा, राइट लोड कम रहेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कैशिंग लगाते हैं, है ना, थ्योरी में बताया था। तो वो जो लीडर बोर्ड हम डेटाबेस में रख रहे थे, उसकी जगह हम एक कॉमन कैश बना सकते हैं जिसमें लीडर बोर्ड कैलकुलेट करके रख सकते हैं। इसको बोल देते हैं रेडिस, ठीक है, और इस पे लगा देते हैं लीडर बोर्ड, ठीक है। जितने भी कंपटीशन है 10, 20, 50, उन सबके लीडर बोर्ड यहाँ पे दिखेंगे, है ना। नहीं, क्यों, रेडिस में भी तो डेटा सेट अगर बहुत बड़ा होगा तो उसमें रीड करने में टाइम लगेगा, है ना। बेसिकली यहाँ से आपने लीडर बोर्ड कैलकुलेट किया, उसको एक अलग टेबल में स्टोर कराने की जगह आपने रेडिस में स्टोर कराया। उस लीडर बोर्ड में 100 के यूज़र का डेटा होगा, टॉप रैंक, लोएस्ट रैंक, ऐसे मान लो 20 कंपटीशन चल रहे होंगे, तो 100 के इंटू 20 लाखों में डेटा होगा। वो लाखों का डेटा आप एक ही रेडिस में डालना चाहोगे? तो रेडिस में भी शार्टिंग करो, हर लीडर बोर्ड के हिसाब से अलग से रेडिस बनाओ, मतलब हर कंपटीशन का अलग अलग लीडर बोर्ड बनाओगे, अलग अलग रेडिस के चार्ट में डालो। एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर लीडर बोर्ड कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, पहली बात तो वो क्वेरी हैवी होगी, 100 के यूजर्स पे चलेगी। दूसरी बात, हर एक यूजर ऑन एन एवरेज अगर 15-20 सबमिशन मारता है तो 100 के इंटू 15-20 अगेन लाखों में सबमिशन होंगे, लाखों बार लीडर बोर्ड कैलकुलेट होगा, लाखों बार वो क्वेरी चलेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेटेंसी भी ज़्यादा आएगी। किसी तरह अगर वो क्वेरी को ही हम डेटाबेस से हटा दें, मतलब लीडर बोर्ड यहाँ से कैलकुलेट करने की जगह किसी तरह कुछ और तरीका अपना दें तो बेटर होगा, उस तरीके के बारे में सोचते हैं। तो यार आपने देखा था कि हर सबमिट पे यहाँ पे हम सबमिशन यूज़र का लिखेंगे, पास होगा उसका कुछ स्कोर बढ़ाएंगे, उस स्कोर के बेसिस पे ही लीडर बोर्ड की क्वेरी चलाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ही यूज़र ने कोई सबमिट किया क्वेश्चन, उसका जो भी स्कोर बढ़ा या घटा, टोटल स्कोर यहाँ पे हर यूज़र का स्टोर करा के रख लें।
यूज़र और स्कोर एक ऑब्जेक्ट, और इसकी की होगी अगर आपने हर कंपटीशन के लिए शार्ट्स अलग अलग बना के रखे हैं तो की यहाँ पे होगी कंपटीशन आईडी, वैल्यू में ये पेयर होगा। अगर आपने हर कंपटीशन के लिए शार्ट्स बना के रखे हैं तो आपको कंपटीशन आईडी स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र आईडी हो जाएगी की और उसकी वैल्यू हो जाएगी स्कोर। तो हम केस 2 लेके चलते हैं जहाँ पे हमने हर कंपटीशन के लिए शार्ट्स बना के रखे हैं। तो जैसे ही एक यूज़र सबमिट करेगा हम यहाँ पे उसका सबमिशन करेंगे, टेस्ट केस चलाएंगे, जो स्कोर आएगा यहाँ ऐड करेंगे, फाइनल स्कोर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब रेडिस में सॉर्टेड सेट नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होता है, रेंज बेस्ड क्वेरी चलाने में वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होती है। जैसे आपने C++ में भी सॉर्टेड सेट होता है ना, जावा में भी होता ही होगा, वैसे रेडिस के लिए भी होता है, ठीक है। तो हम लोग लीडर बोर्ड यहाँ पे क्वेरी चलाने की बजाय सीधा सॉर्टेड सेट की वजह से टॉप 100 यूज़र फेच कर लेंगे। अगर उसको 101 से 200 के यूज़र चाहिए, पेजिनेशन लगा होगा, तो फिर से हम रेंज बेस्ड क्वेरी लगा देंगे, 101 से 200 ले लेंगे, 201 से 300 ले लेंगे, 301 से 400 ले लेंगे। तो लीडर बोर्ड कैलकुलेशन करने का लॉजिक डेटाबेस में क्वेरी लगाने की जगह यहां से करेंगे। क्वेरी फास्ट होगी, रेडिस चीप भी होता है, पैसा बच जाएगा। क्वेरी चलाने का, रेडिस चीप होने का मतलब ये नहीं है भाई रेडिस के अंदर जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है कंपेयर टू डेटाबेस की डिस्क, लेकिन क्वेरी जो डेटाबेस में चलेगी वो बहुत पैसा लेगी ना। AWS की सर्विस में आप क्वेरी चला रहे हो, वो क्वेरी रेडिस में चलाओगे तो फास्ट भी होगी, पैसा भी कम लगेगा, ठीक है। बट इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आएगी, ये जो सबमिट करने की API में यहाँ पे आप सबमिशन कर रहे थे, सबमिट करने के बाद रिस्पॉन्स भिजवा दे रहे थे, और जब यूजर लीडर बोर्ड देखना चाह रहा था तब आप लीडर बोर्ड दिखा रहे थे। अब आप सबमिट कराने पे जो स्कोर घटा या बढ़ा है उसको यहाँ अपडेट भी करा रहे हो, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा। हमने बोला था लीडर बोर्ड थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, 1-2 सेकंड बाद भी डेटा है चलेगा, तो उसके लिए आप सिंक एसिंक कम्युनिकेशन, याद होगा थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, थ्योरी कंप्लीट कर लेना, यहाँ नहीं बताऊंगा। आप सबमिट पे यहाँ पे स्कोर घटा बढ़ा दो यूज़र का जो भी उस प्रॉब्लम के लिए आया है, रिस्पॉन्स यहीं से भिजवा दो, और एसिंक्रोनसली कैश में उसका स्कोर अपडेट कराते रहो। तो इससे लेटेंसी भी डाउन रहेगी सबमिट API की, लीडर बोर्ड भी फास्ट कैलकुलेट होगा, है ना। दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो यही था यार ये लीड कोड का पूरा हाई लेवल डिज़ाइन, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप लोगों ने सीख ली। क्वेश्चन ये इजी लेवल पे ही माना जाता है, मतलब मिड लेवल कैंडिडेट से पूछा जाता है। सिस्टम डिज़ाइन का मीडियम या हार्ड होता है स्टाफ लेवल के कैंडिडेट के लिए। 3 साल 4 साल 2 साल 5 साल के लिए इजी माना जाता है ये। आपने कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पढ़े, शार्डिंग, पार्टीशनिंग, रेडिस, सॉर्टेड सेट, उसके बाद VM, कंटेनराइजेशन। तो ये अब जैसे कंटेनराइजेशन की चीज़ आप याद करके रख लो, ये मल्टीपल जगह क्वेश्चंस आएंगे ना, जिसमें भी जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको फॉर एग्जांपल ऑक्शन बोर्ड बनाना है या वोटिंग सिस्टम बनाना है, तो उस केसेस में ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं। तो यही था लीड कोड का हाई लेवल डिज़ाइन। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। कोई गलती तो मैं नहीं कहूँगा, सिस्टम डिज़ाइन में कुछ सही या गलत नहीं होता है। कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, तो वो ज़रूर कमेंट में बताना। मेरी गारंटी है कि थ्योरी में मैंने कवर किया होगा, तो मैं आपको उसका लॉजिक मेरी थ्योरी के थ्रू ही दे दूंगा। जो थ्योरी की मेरी सीरीज़ है वो ज़रूर कंप्लीट करना, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।